हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, एसपी पुलिस एग्ज़ाम की सीरीज़ में आज हम हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिमाचल जीके से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और साथ में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है, चारों वेदों में कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है। चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद को हमने पहले भी डिस्कस किया है। यहाँ पे पूछा गया है कि चारों वेदों में कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है। तो ये है यजुर्वेद। इसे कर्मकांड प्रधान ग्रंथ कहते हैं। कर्मकांड प्रधान। अगर इस तरह से पूछा जाए कि चारों वेदों में कौन सा वेद है जिसे कर्मकांड प्रधान कहा जाता है, तो यजुर्वेद को। इसमें यज्ञों का वर्णन किया गया है। यज्ञों का वर्णन अगर पूछा जाए कि इसमें किया गया है, तो यजुर्वेद में यज्ञों का वर्णन किया गया है। अगर हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और इसमें 1028 श्लोक दिए गए हैं। ये सबसे पुराना वेद है और गायत्री मंत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद में किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से वेद में किया गया है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। बात करें अगर हम सामवेद की, तो साम का अर्थ होता है गान, संगीत से संबंधित है ये। और वेदों में सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अगर अथर्ववेद की बात करें हम, तो पहले ही हमने डिस्कस किया है कि इसका अर्थ है पवित्र जादू। अंधविश्वास और जादू टोनों का संबंध जो है इस वेद से है। जादू टोनों का जो वर्णन किया गया है वो अथर्ववेद में किया गया है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। ऋग्वेद जो पहला वेद है, इसे सबसे पुराना वेद कहा गया है और गायत्री मंत्र का उल्लेख इसी वेद में किया गया है। अगर श्लोकों की संख्या पूछी जाए तो 1028 है। भजनों से संबंध है ऋग्वेद का। यजुर्वेद यज्ञों से संबंध है यजुर्वेद का। सामवेद संगीत से संबंध है सामवेद का। और अथर्ववेद अंधविश्वासों, जादू टोनों से संबंध है अथर्ववेद का। अथर्ववेद को नया वेद भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था गया, बिहार में। भगवान बुद्ध से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो बिहार गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। 35 वर्ष की आयु में इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में है। और अगर बात करें कि इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। लुम्बिनी नेपाल में भगवान बुद्ध का या महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। गया बिहार में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब अगर पूछा जाए कि सारनाथ में जो उन्होंने पहला उपदेश दिया उसे क्या कहा जाता है, उस घटना को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। और अगर पूछा जाए कि जहाँ इनकी मृत्यु हुई उसी नगर में, तो उस घटना को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण। और जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर छोड़ा था, तो उस घटना को, गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, महाविनिशीकरण, विनिशीक्रमण। ये तीनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन, मृत्यु की जो घटना हुई थी उसे महापरिनिर्वाण और गृह त्याग की घटना को महाविनिशीक्रमण कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है, जैन धर्म ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए। जैन धर्म ग्रंथ जो है ये प्राकृत भाषा में लिखे गए। और अगर पूछा जाए कि बौद्ध धर्म ग्रंथ जो थे वो कौन सी भाषा में लिखे गए थे, तो बौद्ध धर्म ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में लिखे गए थे। ओके, नेक्स्ट है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। भारत का
शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। कालिदास जो है थे ये संस्कृत के महाकवि थे। संस्कृत के महाकवि थे कालिदास, और इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन जो है ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और समुद्रगुप्त तो यह नाम किसने दिया था? B.R. स्मिथ ने। B.R. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ओके, नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चाहे बक्सर का युद्ध है, चाहे पानीपत का युद्ध है, या फिर प्लासी का युद्ध है, ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। किसके मध्य हुआ था? एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरी तरफ थे बंगाल के नवाब मीर कासिम, अब्द के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। नाम भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लिए जाते हैं। शाह आलम द्वितीय। एक तरफ अंग्रेज थे, एक तरफ बंगाल के नवाब मीर कासिम, अब्द के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की ही इस युद्ध में हार हुई थी और अंग्रेज इस युद्ध में जीत गए थे। अगर पूछा जाए कि अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो हेक्टर मुनरो ने। कई बार अंग्रेज ना दे के ये नाम भी हो सकता है। हेक्टर मुनरो ने जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। अगर पूछा जाए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। 23 जून 1757 में अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। नाबार्ड क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड एक बैंक है। कौन सा बैंक है ये? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड एक बैंक है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है और ये ग्रामीणों को उनके विकास के लिए ऋण देता है। कई बार जो है इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। नाबार्ड की फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट है हिमालय कैसा पर्वत है? हिमालय एक बलित पर्वत है। जितने भी ऊंचे और बड़े बड़े जो पर्वत हैं वो बलित पर्वत की श्रेणी में ही आते हैं। इनको फोल्डेड माउंटेन भी कहते हैं। फोल्डेड माउंटेन कहते हैं इनको, या इनको मोड़दार या नवीन पर्वत भी इन्हें कहते हैं। इसमें कौन कौन से पर्वत आते हैं? हिमालय, एंडीज, रॉकी और ड्रैकन्सबर्ग, ये सभी जो हैं ये बलित पर्वत हैं, यानी कि फोल्डेड माउंटेन है। ओके, नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अगर पूछा जाए कि राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश जो है ये दूसरे नंबर पे है। महाराष्ट्र ये तीसरे नंबर पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से। कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो हमें ये पता होना चाहिए। राजस्थान पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। अगर बात करूँ मैं उत्तर प्रदेश की, तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के आधार पर महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पर है और जनसंख्या के आधार पर दूसरे नंबर पर है। अगर बात करूँ मैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, तो सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है।
इसका क्षेत्रफल कितना है? 3702 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और जनसंख्या के आधार पर अगर मैं बात करूं सबसे छोटा कौन सा है, तो सिक्किम जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य है। गोवा से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब तक अधिकार किया था, तो 1961 तक पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार रखा था। उसके बाद 61 से लेके 87 तक गोवा केंद्र शासित प्रदेश रहा और 1987 में ये भारत का 25वां राज्य बना था। कौन? गोवा। गोवा 1987 में 25वां राज्य बना था भारत का। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि पुर्तगालियों ने कब तक गोवा पर अधिकार रखा, तो 1961 तक पुर्तगालियों का अधिकार था गोवा पर। ओके, नेक्स्ट है जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यह जम्मू कश्मीर राज्य में यह राष्ट्रीय राजमार्ग श्रीनगर और लेह के मध्य स्थित है, जो लेह और कश्मीर को आपस में जोड़ता है। जोजिला दर्रा की तरह ही एक और इम्पॉर्टेंट है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट है आगरा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। और इसके साथ ही जो भी अनदर इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी मैं एक बार बता देती हूँ। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। कानपुर और हरिद्वार गंगा नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है कोलकाता। और श्रीनगर ये झेलम नदी के किनारे स्थित है। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है वो है सूरत। सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान सभा ने कब अपनाया? राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा तिरंगा है उसका प्रारूप जो है संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। इसका डिज़ाइन, इसकी जो अभिकल्पना है वो किसने तैयार की थी? पिंगली वेंकैया ने हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी अभिकल्पना या उसका डिज़ाइन जो है वो तैयार किया था। 3 रंग है हमारे तिरंगे में। जो केसरिया रंग है वो शौर्य और त्याग का प्रतीक है। कई बार पूछ लिया जाता है इन कलर्स के बारे में भी, तो केसरिया रंग शौर्य और त्याग का प्रतीक है। सफ़ेद रंग सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। और जो हरा रंग है वो समृद्धि का प्रतीक है। इस तिरंगे के बीच में जो चक्र है जिसमें 24 तिलियां हैं वो कहाँ से लिया गया है? तो वह चक्र जो है वो सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है वहाँ से यह चक्कर लिया गया है। अगर पूछा जाए कि हमारा जो ध्वज है, हमारा जो तिरंगा है, उसकी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की नींव कहाँ रखी गई? राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखी थी। कहाँ पे? राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को। लेकिन 1993 में संविधान में जब 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ तब पंचायती राज जो व्यवस्था है उसको संवैधानिक मान्यता दी गई थी। कब दी गई थी? 1993 में 73वें संवैधानिक संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। ओके, नेक्स्ट है भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किसके उन्मूलन से संबंधित है? यहाँ पे उन्मूलन होगा। उन्मूलन से संबंधित है, यह संबंधित है अस्पृश्यता का निषेध। हमारे जो 6 मौलिक अधिकार हैं उसमें सबसे पहले है समानता का अधिकार। सबसे पहले है
समानता का अधिकार, और वह जो मौलिक अधिकारों में पहला जो हमारा अधिकार है समानता का अधिकार, उसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। उसी समानता के अधिकार में अनुच्छेद 17 में दिया गया है अस्पृश्यता का निषेध। उपाधियों का अंत जो है अनुच्छेद 18 में दिया गया है, आर्टिकल 18 में दिया गया है। कानून के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में दिया गया है, और धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही आर्टिकल 15 में दिया गया है। तो जो कानून के समक्ष समानता है 14 से लेके 18 तक, वो क्या क्या है, कानून के समक्ष समानता, धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही, अस्पृश्यता का निषेध और उपाधियों का अंत। और एक और है अनुच्छेद 16, जिसमें सरकारी पदों के लिए समान अवसरों की बात की गई है। नेक्स्ट है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा बनाई गई थी जिसने संविधान हमारा तैयार किया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके स्थायी अध्यक्ष थे। कब बने थे ये स्थायी अध्यक्ष? 11 दिसंबर 1946 को। अगर पूछा जाए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को जब पहला अधिवेशन हुआ था संविधान सभा का, तो उसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, और बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। अगर पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं वो कौन सी समिति के अध्यक्ष थे संविधान निर्माण में, जब संविधान सभा बनाई गई थी, तो वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान में इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। उसमें बताया गया है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो वित्त आयोग का गठन करेंगे। और अगर हम राज्य वित्त आयोग की बात करें तो आर्टिकल 243 में राज्य वित्त आयोग के गठन की बात कही गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हिमाचल जीके से रिलेटेड है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला की स्थापना कब हुई? 1970 में। अगर पूरी डेट पूछी जाए तो 22 जुलाई 1970 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला की स्थापना की गई थी। इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट है जहाँ से प्रश्न पूछा गया है बहुत बार, IIM भारतीय प्रबंधन संस्थान या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना हिमाचल में कब हुई? 4 सितंबर 2015 में। कहाँ पे हुई? डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट या भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना हिमाचल में कहाँ हुई? तो हिमाचल में सिरमौर में। कब हुई? 4 सितंबर 2015 को। ओके, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए प्रथम चुनाव कब हुए थे? 1952 में हुए थे प्रथम चुनाव विधानसभा के लिए। और विधानसभा का गठन हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का गठन जो है संविधान के कौन से संशोधन द्वारा किया गया? तो 14वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ था उसके द्वारा ही हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का गठन किया गया था। अगर पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा भवन का निर्माण कब हुआ, तो 1925 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश विधानसभा भवन का निर्माण हुआ था। और प्रथम जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसके बाद प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो जयवंत राम 1952 में विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। अब वर्तमान में पूछा जाए कि वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं, तो विपिन सिंह परमार वर्तमान में हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और अगर पूछा जाए कि वर्तमान में हिमाचल विधानसभा के सचिव कौन हैं, तो यशपाल शर्मा वर्तमान में हिमाचल विधानसभा के सचिव हैं। नेक्स्ट है कालका शिमला रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? जो कालका शिमला रेल मार्ग है उसकी लंबाई जो है 96 किलोमीटर है। और इसका निर्माण जो है 1898 में दिल्ली अम्बाला कंपनी ने किया था। अगर पूछा जाए कि पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी कालका शिमला रेल मार्ग पर, तो 9 नवंबर 1903 को पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी कालका शिमला रेल मार्ग पर। अगर पूछा जाए कि
पहली रेलगाड़ी यातायात के उद्देश्य से कब चलाई गई? तो यातायात के उद्देश्य से 1 जनवरी 1906 को चलाई गई थी। पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? 9 नवंबर 1903 को। और यातायात के उद्देश्य से जो कालका से शिमला तक प्रॉपर चली थी वो 1 जनवरी 1906 को चली थी। 1903 में केवल उद्घाटन के उद्देश्य से ही रेलगाड़ी चलाई गई थी। ओके, नेक्स्ट है बिलासपुर का नलवाड़ी मेला किसने शुरू करवाया? बिलासपुर का नलवाड़ी मेला W गोल्डस्टीन ने करवाया। मोस्ट रिपीटेड है एग्ज़ाम में, बहुत बार पूछ लिया गया है ये। W गोल्डस्टीन ने नलवाड़ी मेला शुरू करवाया। और अगर पूछा जाए कि उस टाइम राजा कौन थे जब यह मेला शुरू हुआ, तो अमरचंद, राजा अमरचंद थे उस टाइम। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में सेबों का पहला बगीचा कहाँ लगाया गया? जिला कुल्लू में सेबों का पहला बगीचा लगाया था कैप्टन R C ली ने। कैप्टन R C ली ने कुल्लू घाटी के बुंदरोल में सेबों का पहला बगीचा 1870 ईस्वी में लगाया। फ्रेंड्स, आई होप आज की जो वीडियो है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।